लोकसभा चुनाव के पहले जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान पूर्वांचल की धरती को पूरी तरीके से नाप रहे हैं। एक यात्रा लेके निकले हैं। उस यात्रा का क्या मकसद है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, एक यात्रा लेके पूर्वांचल की धरती आप नाप रहे हैं, क्या मकसद है? जनवादी पार्टी के नेतृत्व में बागी बलिया की धरती से राजदंड पदयात्रा निकली हुई है, जो अभी हम लोग देवरिया तक पहुंचे हुए हैं। राजदंड पदयात्रा का मौन मोटो ये है कि जिस देश में लोकतंत्र है उस देश के संसद में राजदंड स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई देश के प्रधानमंत्री को। राजदंड लोकतंत्र का तो प्रतीक नहीं हो सकता। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जिसका एक एजेंडा पहले से रहा है कि देश में अपरोक्ष रूप से तानाशाही सरकार की स्थापना करना, जो देश के एक खास वर्ग के लिए काम करे और समाज में दो वर्ग का निर्माण करे, एक मालिक हो दूसरा मजदूर हो। तो कहीं न कहीं बीजेपी देश में अपरोक्ष रूप से राजतंत्र को स्थापित करने की उस सोच की तरफ बढ़ गई है और उस सोच का परिणाम ही है कि देश की संसद के अंदर राजदंड स्थापित करना पड़ा। हम लोग इस प्रदेश के लोगों को ये बताने के लिए निकले हैं कि अगर जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान मजबूती से खड़ा रहे, देश में लोकतंत्र मजबूती से बना रहे, तो एक तय है कि बीजेपी को 2024 में रोकना होगा। वरना अगर 2024 में बीजेपी आ गई तो देश में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बीजेपी होगी। संविधान में भी तमाम सारे परिवर्तन ला करके पिछड़ों और दलितों के अधिकारों को कमजोर कर दिया जाएगा और देश के पूंजीपतियों को मजबूत करके इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि आने वाले समय में लोग रोटी मिलेगी उसी को विकास समझने लगेंगे और देश के पूंजीपतियों के पैसे से ये भारतीय जनता पार्टी लोगों का वोट खरीद करके लगातार हुकूमत करती रहेगी और समाज में असमानता बढ़ती रहेगी। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं। दूसरा इशू जो उस पदयात्रा का है कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, पिछड़ा प्रधानमंत्री है, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री है। बीजेपी जगह जगह ढिढोरा पीटती है। लेकिन जब देश की संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल लागू हो रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री का पिछड़ा वर्ग का चेहरा कहाँ चला गया कि उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उच्च वर्गीय तबके को ध्यान में रख करके कोई योजना बनाती है। जैसे 10% उन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम पर शिक्षा और नौकरी में आरक्षण दे दिया, वैसे ही 33% सवर्ण वर्ग की महिलाओं को उन्होंने देश की संसद और विधायिका में आरक्षण दे दिया, अगर उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं का आरक्षण नहीं है तो इन बातों से पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को जागरूक करना, क्योंकि बीजेपी के पास यही पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा वोट है, जो उसका वोट बैंक है और वो उसके साथ खड़ा है तो बीजेपी की सरकार बनी हुई है। अगर अति पिछड़ा वोट हट जाए तो बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी, यूपी में भी खत्म हो जाएगी, देश में भी खत्म हो जाएगी। लखनऊ कब यात्रा पहुंच रही है और देश की राजधानी दिल्ली में कब तक लेके जा रहे हैं? हम लोग 28 तारीख से पुनः, चूंकि बीच में दिवाली आ गया, फिर उसके बाद दिवाली था, छठ था, और उस बीच में देवरिया में एक घटना हो गई जहां एक अपने समाज की बच्ची के साथ पहले छेड़खानी हुई। 14 वर्ष की बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, मुकदमा उसमें लिखा गया सिर्फ छेड़खानी का, और जिन लोगों के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लिखा गया वे ही सारे लोग दबाव बना रहे थे कि तुम मुकदमा वापस ले लोगे नहीं तो तुम्हारे भाई की हत्या कर देंगे। और अंत में यही हुआ कि प्रशासन के यहाँ वो लोग चिल्लाते रह गए, जाकर के निवेदन करते रह गए, कोई नहीं सुना और उसके भाई की हत्या भी हो गई। तो उस हत्या के प्रकरण को लेकर के हम लोग अनशन पर बैठे थे और आज बीजेपी का जो आप लोकतंत्र का चेहरा देखिए कि न्याय के लिए कोई धरने पर बैठ जाए, अनशन पर बैठ जाए तो अपराधी है और अपराधी की तरह उठा करके हम लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो ये भी चीज़ें हमारे लोग देख रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो, जुर्म हो, जाति हो, हत्या हो, और अगर उसकी मांग के लिए, उसके न्याय के लिए कोई लड़ेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो जिस वजह से हम लोग जेल चले गए तो यात्रा थोड़ा ब्रेक हुई, लेकिन 28 तारीख से हम लोग पुनः निकल रहे हैं और 28 दिसंबर तक हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में आएंगे और फिर उसके बाद 28 जनवरी को हम लोग
दिल्ली के रामलीला मैदान में पदयात्रा को लेकर के पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पर बीजेपी जिस वोट की बुनियाद पर खड़ी है, अति पिछड़ों के वोट की बुनियाद पर, हमारी ये पदयात्रा बीजेपी की बुनियाद को ही खत्म कर देगी। और 2024 में जो वो आकलन करके चल रहे हैं कि यूपी में हम बहुत मजबूती से सीटें जीत लेंगे, वो बीजेपी का भ्रम टूट जाएगा रिजल्ट के बाद। प्रकाश राजभर आए दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं, तमाम मीडिया में सिर्फ कहते हैं कि बहुत जल्दी हम खुशखबरी देने वाले हैं और पूर्वांचल में हम बहुत ताकतवर हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी नैतिक बल होता तो वो सीधे बीजेपी को मना कर देते कि अब हमें मंत्री नहीं बनना है। ओम प्रकाश राजभर इतना गिर जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जिस दिन एनडीए का हिस्सा बने, 1 हफ्ते के अंदर मंत्री बन रहे थे और 10 डेट बीजेपी ने दिया और बीजेपी ने डेट दे करके ओम प्रकाश राजभर की औकात बता दी। अब तो समय आ गया है ओम प्रकाश राजभर को अपनी औकात बताने का बीजेपी के सामने, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाएं। और ओम प्रकाश राजभर को जिस तरह से बेइज्जत किया है उनका राजभर समाज भी देख रहा है। और अब अगर ओम प्रकाश राजभर यह स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि मुझे बीजेपी के मंत्री पद से कोई लालच नहीं है, ना मुझे अब मंत्री बनना है, ऐसे मंत्री पद जिस मंत्री पद को देने के लिए बार बार मेरा मान मर्दन हो रहा है, तो मैं ऐसे मंत्री पद की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो इस बात को नहीं कहते हैं तो राजभर समाज भी अब उनको माफ नहीं करेगा। और 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर, जिनको खुद बीजेपी बेइज्जत कर रही है, बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर खड़े हो सकते हैं, उनका समाज नहीं खड़ा रहेगा। एक अंतिम सवाल कि अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद अब मथुरा पर फोकस बीजेपी का है, तो क्या लग रहा है कि धार्मिक एजेंडे पर 24 का चुनाव लड़ेगी बीजेपी? बीजेपी के पास धार्मिक एजेंडे के अलावा कौन सा एजेंडा है? न तो उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया, न तो उन्होंने शिक्षा सस्ती की, न तो उन्होंने बिजली बिल हाफ किया, किसी भी एंगल्स पे न तो महिला संरक्षण का उनका मोटो सही हुआ। बीजेपी किसी भी एंगल पर अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। वो सिर्फ राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, भगवान के नाम पर वो वोट मांग सकती है। और बीजेपी अपना सारा 2024 का एजेंडा इसी पर सेट कर रही है। अभी वो राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है, वो उद्घाटन करेंगे और उसे ही अपनी उपलब्धि बताएंगे। लोगों के निजी मसले से, निजी मसाइल से, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, चाकरी, रोटी के मसाइल पर वो बात नहीं करेंगे। वो धर्म को केंद्र में रख करके ही राजनीति करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम धार्मिक उन्माद और धार्मिक अपने मिशन को जितना मजबूत करेंगे, उतना मजबूती से लोग जाति, धर्म, रोजी रोजगार से उठ करके हमें वोट करेंगे। तो ये सारे एजेंडा सेट कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन 10 सालों में बीजेपी की सत्ता को देकर के इस देश का युवा, इस देश का बेरोजगार, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, ये अब इनके इस एजेंडे पर वोट देने वाला नहीं है। और निश्चित तौर पर लोग अपने निजी मसाइल पर, निजी जीवन के प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों के आधार पर लोग वोट तय करेंगे कि हमें किसे देना है। और निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ लोग खड़े रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान, जो पूर्वांचल के बलिया से यात्रा लेकर निकाल रहे थे। बीच में ब्रेक हुई, 28 से फिर इस यात्रा को लेकर निकलेंगे। लखनऊ होते हुए सीधे देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा बीजेपी अपने काम के बल पर नहीं बल्कि राम के इनाम पर वोट मांगती रही है। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।